हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। ना कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज एसेंशियली वर्किंग विद द नेचर। कभी नेचर के अगेंस्ट एग्जिस्ट करना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए, तो कभी नेचर के साथ एग्जिस्ट करना पड़ता है। रिसेंटली हमारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उन्हें एक थ्रेट मिला है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म से, विद द एग्जाम्पल कि जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है या फिर सोलर स्टॉर्म है, दे हैव एक्चुअली किल्ड सम ऑफ द स्टारलिंक सैटेलाइट। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पहली बात जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्या होते हैं या सोलर स्टॉर्म क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है और कैसे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को आपको इम्पैक्ट किया है। इसके साथ आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि सोलर फ्लेयर क्या होते हैं, सोलर विंड क्या होती है और आपका कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है, वो सब आज की वीडियो में डिफरेंस के साथ समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जानते हैं कि हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। Now we are discussing this because the Starlink project है, it has lost nearly 40 satellite due to the geomagnetic storm। और इससे जो लॉस हुआ है टू द एक्सटेंट ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, अनहर्ड है और ह्यूज है। दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ज़रा जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसके बारे में जानने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड सन की केमिस्ट्री। ज़रा समझते हैं। अगर हमने देखा है तो अब तक हमने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं एंड देन वी अंडरस्टूड वन थिंग कि जब हम न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शन पढ़ रहे थे कि द कोर ऑफ सन और द सन इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम्स। इन हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स के बीच में कॉन्टिन्यूसली फिजन रिएक्शन आपका होता है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे हायर एटम्स बनते हैं, हीलियम्स वगैरह। साथ में रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अदर काइंड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये कॉन्टिन्यूसली आपके रिलीज होते हैं और साथ में इसमें रिलीज होती है एनर्जी, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले। दिस इज व्हाट हैपन इन द सन। सेकेंड थिंग इज, सन में जब ये पार्टिकल जनरेट होते तो सन इटसेल्फ एक मोल्टन स्टेट में रहता है, क्योंकि सारे पार्टिकल जो है बहुत लिक्विड टेम्परेचर में है, बिकॉज लिक्विड स्टेट में बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर, राइट। सो दीज पार्टिकल आर इन कॉन्स्टेंट मोशन विद ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक पार्टिकल मोशन में होते हैं तो इससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट आपका होता है। एंड नाउ यू हैव स्टडीड इन फिजिक्स कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग मैग्नेटिक एनर्जी। और मैग्नेटिक एनर्जी मतलब एक तरीके की रेडिएशंस आपकी जनरेट होती है, जिससे टेम्परेचर आपका और हाई हो जाता है, जिससे फर्दर आपका क्या होता है, मोर रिएक्शंस होती हैं और सोलर रिस्पॉन्स हम देखते हैं। अगर आप ये समझ गए तो अब हम आगे की कहानी सुनते हैं। अब हम जानेंगे कि सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, सोलर कोरोनल मास इंजेक्शंस क्या होता है वगैरह। ये अब ध्यान रखना, सन की जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो कुछ साइकिल में बदलती है, कि अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसको कोरोनल मैक्सिमम या सन मैक्सिमम भी कहते हैं, कभी ये कम हो जाते हैं जिसको सन मिनिमम भी कहते हैं। और ये जो साइकिल है ये 11 साल के पीरियड को रोटेट करती है, 11 ईयर्स पीरियड। तो सन पे इस तरीके से ना कुछ स्पॉट्स बनते हैं जहाँ पे आपकी जो डार्कर हो जाता है, मतलब यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, इनको कहते हैं सन स्पॉट्स। टेम्परेचर पार्ट ऑन सन के जो प्रोटोस्फेयर, क्योंकि सन के जो हिस्से कुछ ऐसे होते हैं, कोर होता है, कोर के बाद और हिस्से आएंगे, लास्ट में ये आपका हो गया प्रोटोस्फेयर, राइट। और ये आपका हो गया लास्ट पार्ट कोरोना। ध्यान रखिए कोरोना की जो टेम्परेचर है वो प्रोटोस्फेयर से ज़्यादा होता है और ये आपका इनविजिबल होता है। हावे वो प्रोटोस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है और ये आपका विजिबल पोर्शन होता है। इसी विजिबल पोर्शन में हर 11 साल में क्या होता है, टेम्परेचर आपका कम हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ जाता है, राइट। तो इसे कहते हैं सन स्पॉट, जहाँ पे टेम्परेचर कम हो। अब इसका असर क्या होता है, अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हाई है ना, मैग्नेटिक फील्ड जब हाई होता है तो मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होगी, मतलब आपकी रेडिएशन जनरेट होंगी। सो दिस रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन्स प्रोटोस्फेयर, जब आपकी सडन बस्ट ऑफ एनर्जी हो, सडन आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी बढ़ जाए और मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से जो रेडिएशन है वो आपकी बढ़ जाए, तो इसको कहते हैं सोलर फ्लेयर्स। दिस इज सोलर फ्लेयर। समझ में आया? Intense radiation, which is basically a form of energy, which is magnetic energy.
इंटेंस रेडिएशन रिलीज फ्रॉम मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से जो इंटेंस रेडिएशन आपके रिलीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, पहले इलेक्ट्रिक करंट फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक एनर्जी जिसकी वजह से आपकी रेडिएशन निकल रही है फ्रॉम प्रोटोस्फेयर इज कॉल्ड एज सोलर फ्लेयर। समझ में आ गया? सेकेंड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कोरोनल मास इंजेक्शन। नाउ दिस वाज हैपनिंग इन प्रोटोस्फेयर जहां पे हमने पढ़ा सोलर फ्लेयर, बट जो कोरोना है यहाँ पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूस यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली आपका बाहर की तरफ रेडिएट होता है। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्टिन्यूसली बाहर की तरफ आप रेडिएट होती हैं, वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन रेडिएट हो रही है और ये रेडिएट होकर अर्थ की तरफ भी जा सकती है। इस निकलने को रेडिएशन जो आपकी फील्ड लाइंस निकलती हैं, ये आपकी गैस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपकी सन से बाहर निकलती हैं, दिस इज कॉल्ड कोरोनल मास इंजेक्शन। तो इसमें प्लाज्मा भी है, प्लाज्मा मतलब बाकी जो मटेरियल है जो कि प्लाज्मिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो भी है, जो आयंस हैं वगैरह वो सब, और साथ में फील्ड भी। तो इसमें आपका फील्ड आ गया, एनर्जी आ गया और आपके पार्टिकल्स आ गए। दिस इज कॉल्ड कोरोनल मास इंजेक्शन। समझ गए? यहाँ पे एनर्जी थी, यहाँ पे आपका प्लाज्मा प्लस फील्ड हो गया, राइट ना। लास्ट में आपके आते हैं सोलर विंड। नाउ व्हेन दिस इंटेंस एनर्जी या फील्ड जब आपका जनरेट होता है ना किसी एक डायरेक्शन में, तो सन के सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह, ये एक डायरेक्शन में एसेलरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाकी एक डायरेक्शन में क्या होते हैं, एसेलरेट होते हैं, स्पेशली जब ये अर्थ की तरफ जाते हैं, तो इनको कहते हैं सोलर विंड। दिस इज कॉल्ड सोलर विंड। सोलर विंड ए स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल। समझ में आए? तीन चीजें ध्यान रखनी है। सोलर फ्लेयर आपकी प्रोटोस्फेयर से निकल रही है और वो एनर्जी है। कोरोनल मास इंजेक्शन आपके कोरोना से निकल रहे हैं और वो गैस और मैग्नेटिक फील्ड है। और जो आपकी सोलर विंड है वो यहीं से निकल रही है, बट दे आर चार्ज पार्टिकल्स। तो एक एनर्जी है, एक फील्ड है और एक पार्टिकल है। और मैंने बता दिया आपको सीक्वेंस में कि कैसे सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल आते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक एनर्जी आती है, और उस एनर्जी से जो बाकी पार्टिकल्स हैं वो एसेलरेट होके आगे की तरफ जाते हैं, जिससे हमारा बनता है सोलर विंड। समझ में आया? ये समझ में आ गया तो बाकी सब जो समझना है वो अब आपका आसान हो जाएगा। ओके, वी हैव अंडरस्टूड दिस कि इस तरीके से ये देखिए फिर आपकी कॉन्टिन्यूस आपके सन से आपकी एमिशन होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। टू अंडरस्टैंड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में क्या होता है। ये जो फील्ड और एनर्जी जो सन की तरफ आ रही है, अब ये देखिए सन की मैग्नेटिक फील्ड है और सन की तीनों चीजें आ रही हैं, एनर्जी भी आ रही है, फील्ड भी आ रही है और पार्टिकल भी आ रहे हैं। दे इंटरेक्ट विथ सन्स अर्थ मैग्नेटोस्फेयर। अर्थ के अंदर भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, उसके कोर में और उसके आयनोस्फेयर में, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में बनता है। ना दिस एक्ट एज अ शील्ड ऑफ द अर्थ, बिकॉज इस तरीके से क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ के आसपास है, ये अर्थ को सेव करता है सन के मैग्नेटिक फील्ड से। ये पार्टिकल्स इंपैक्ट नहीं कर पाते हमारे एटमॉस्फेयर को, एक तरीके का एनवेलप बना लेते हैं। और ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डाइवर्ट हो जाती है। देखिए फील्ड लाइंस डाइवर्ट हो रही हैं, एनर्जी से शील्ड मिल रही है और पार्टिकल्स हमारे उस एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाते। अगर वो करते भी हैं तो वो पोल्स की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे कलर इम्पैक्ट मिलता है, जिसको हम ओरियोलिस और बोरोलिस कहते हैं, वो हम फिर कभी जानेंगे। बट दिस इज हाउ अर्थ का मैग्नेटिक जो स्फीयर होता है वो बचाता है इन अर्थ सन की सोलर ये कोरोना फ्लेयर्स, कोरोनल मास इंजेक्शन एंड विंड से। हाउएवर इन केस ऑफ इंटेंस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, सन की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर को डिस्टर्ब कर देती है। मतलब उसके मैग्नेटिक जो प्रोटेक्शन शील्ड है उसको कम कर देगी। मतलब जो सन की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वीक करती चली जाएंगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस जो क्या करते हैं, ये अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर और उसके आउटर स्पेस को इम्पैक्ट करते हैं। राइट, आउटर स्पेस, हम उस स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं जहां हमारी सैटेलाइट लाई करती हैं ना। इन सच अ केस हमारा स्पेस वेदर इम्पैक्ट होता है,
हमारे जो स्पेस में एसेट्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे, जैसे हमारी सैटेलाइट। दी सैटेलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी चाहे कम्युनिकेशन हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जैसे आपका स्टारलिंक इटसेल्फ एक कम्युनिकेशन, आपकी बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बनता है। IRNS, इससे हमारे ऑपरेशन इम्पैक्ट होंगे, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे GPS। इमेजिन विदाउट GPS उबर कैसे काम करेगा, या बहुत सारे फंक्शंस आपके हिंडर हो जाएंगे, आपकी मतलब टीवी नहीं काम करेगी क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स काम नहीं करेंगी। जिसके और साथ में इससे हेल्थ ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इम्पैक्ट होंगी, बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस और आयंस के लिए ह्यूमन बॉडी नहीं तैयार होती। एंड दैट्स वाई दिस वाज इन न्यूज़, बिकॉज इस बार जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म तब आया जब अर्थ जो सन की मैग्नेटिक फील्ड हो गई स्ट्रॉन्ग, और इससे जो सैटेलाइट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी वो थी एलन मस्क की स्टारलिंक की सैटेलाइट। स्टारलिंक इज अ सेट ऑफ सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। ये बहुत सारी सैटेलाइट से कॉन्स्टलेशन, एक जाल बनेगा अर्थ के आसपास। ये अर्थ है, इसके आसपास पूरा का पूरा जाल बनेगा, राइट, टू द एक्सटेंट कि अभी तक कम से कम 12,000 सैटेलाइट के लिए अप्रूवल मिल चुका है, एंड इट इज आस्किंग फॉर 30,000 मोर सैटेलाइट अप्रूवल। 1700 ऑलरेडी स्पेस में जा चुकी हैं, उसमें से 14 अभी रिसेंटली आपकी ब्रेकडाउन हुई है। नॉट दिस, द एंटायर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ने तो स्टारलिंक को इम्पैक्ट किया ही, बट हाउएवर स्टारलिंक इज सेइंग कि जब उनका टारगेट 30,000 का है तो 40 दे कैन बेयर। पर इनको ज़्यादा बड़ा जो चैलेंज आया है वो नासा से आया है, व्हेन नासा हैज़ रेज कंसर्न अगेंस्ट द स्टारलिंक प्रोजेक्ट। नाउ नासा को क्या प्रॉब्लम हो गई है? नासा इज सेइंग इन दिस केस कि ये इट वाज एन एग्जांपल कि कितनी डेबरीज इससे क्रिएट हो चुकी है। कैसलर सिंड्रोम ऑलरेडी इज अ प्रॉब्लम। सेकेंड, नासा इन सेइंग जो एग्जिस्टिंग उनके ऑपरेशंस है वो हर्ट होंगे। दे आर गिविंग एन एग्जांपल कि जब हमारा हबल टेलीस्कोप जब इमेज लेने की कोशिश करेगा ना स्पेस के, आफ्टर सम टाइम वो जब भी यूनिवर्स की इमेज लेंगे वहाँ पे स्टारलिंक की कोई सैटेलाइट होगी जो कि पिक्चर में आ रही होगी, मतलब स्पेस क्लियर नहीं होगा देखने के लिए। एंड दिस इज अ मेजर कंसर्न ऑफ नासा एंड इट इज अ वेरी रीजनेबल कंसर्न एज वेल। दो इसमें एलन मस्क एंड हिज कंपनी हैज सेड दैट कि सैटेलाइट ऐसी थी कि वो एटमॉस्फेयर में आके री एंट्री होके बर्न हो जाती है, तो इससे डेब्रीज क्रिएट हो ही नहीं रही, बट विजिबिलिटी स्टिल अ ग्रेटर इशू। तो इसका क्या होता है दैट इज येट टू बी सीन। हाउएवर देयर इज वन थिंग इज क्लियर कि वी नीड ग्रेटर प्रेडिक्शंस अबाउट कि जो सैटेलाइट्स को थ्रेट आ सकते हैं, मीटरॉइड्स हो, एस्ट्रॉइड्स हो, तो हमारे प्रेडिक्शन सिस्टम हमें और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर मॉडल हो, अभी जो हमारे कंप्यूटर मॉडल है वो स्पीड बता सकते हैं और डायरेक्शन बता सकते हैं, बट एक्सटेंट ऑफ डैमेज के बारे में नहीं बताते। हमें ऐसा सिमुलेशन भी चाहिए और हमें दूसरे मीन्स भी निकालने पड़ेंगे जिससे हम बेटर सिमुलेशन कर सकें। विद दिस वी आर डन विद टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी अगर आपको और डिटेल जाननी हो कि सोलर फ्लेयर्स या फिर सन कैसे काम करता है, तो उससे के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है। आप फोरम के यूट्यूब वेबसाइट पे जाके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.